ओके, लेट्स बिगिन। तो आज हम पढ़ेंगे अपन क्लबिंग ऑफ इनकम, है ना। तो अपन क्लबिंग ऑफ इनकम के सारे प्रोविजंस देख लेंगे, पूरे चैप्टर देख लेंगे, इलस्ट्रेशन जो भी होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो अपन ने पढ़ लिया है बेसिक रेट्स, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कैपिटल गेन, उसके बाद पढ़ा अपन ने पीजीबीपी, उसके बाद अपन ने पढ़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड देन अपन कैपिटल गेन सॉरी क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अपन क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देख लेंगे। तो ओके, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। ओके, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। ठीक है, तो मतलब अदर पर्सन की इनकम को एसएससी की टोटल इनकम में इंक्लूड करना। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, पीडीएफ चालू हो गई है। ओके, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। ओके, तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। ओके, तो अपन पढ़ते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम अपने चैप्टर का नाम होता है। ठीक है, मतलब नाम तो एक्चुअल में ये होता है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, और इसको क्लबिंग ऑफ इनकम के नाम से अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्लब करना मतलब क्या है ना, कि किसी दूसरे की इनकम को किसी दूसरे की इनकम में क्लब करना, जोड़ लेना, है ना। तो इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी टोटल इनकम। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, सेक्शन 60। अगर सेक्शन 60 के हिसाब से देखते हैं तो क्या होता है कि अपन इनकम को तो ट्रांसफर कर रहे हैं बट असेट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, कि इस केस में ऐसा ऐसा लगता है कि आप असेट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है ना, आप कहीं ना कहीं टैक्स की लायबिलिटी को अवॉइड करना चाह रहे हो, तो उस वजह से आप है ना इनकम को डाइवर्ट कर रहे हो। तो इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर वो अपनी इनकम मानना चाहते हैं। तो उस वजह से क्या है ना, कि वो इस इनकम को क्लब कर देते हैं, और फिर क्या है ना, एसएससी की टोटल इनकम निकाल के और उस पर टैक्स लगाते हैं। तो इफ एनी पर्सन transfer the income from any asset without transferring the asset itself, such income is to be included in the total income of the transferor। ठीक है, अगर कोई असिसी अगर कोई भी पर्सन अपनी अपनी इनकम को अगर ट्रांसफर करता है, ठीक है, किसी ट्रांसफर करता है किसी और को, तो ठीक है, तो वो इनकम को क्या अपन क्लब्ड कर देंगे ट्रांसफरर की इनकम में। ठीक है, बिना अगर अपन ये असेट ट्रांसफर किए अगर इनकम को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर ए कन्फर द राइट टू रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन हिज वाइफ। ठीक है, मतलब मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि मैं राइट देता हूँ कि मिस्टर ए की जो वाइफ है उसको है ना हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिल जाए। ठीक है, मिसिस ए विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस इटसेल्फ टू हर। ठीक है, मतलब इस केस में क्या है ना, कि खाली उसको बोला है कि एक काम करो, उस हाउस से जो भी रेंट है वो तुम रखना, बाकी तो क्या है ना, कि हाउस तो मेरे नाम पे है, जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस केस द रेंट रिसीव्ड बाय मिसेस ए विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो इस केस में क्या होगा, जो भी हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट आ रहा है जो मिसेस ए को मिल रहा है, वो क्लब्ड हो जाएगा मिस्टर ए की इनकम में। ओके, तो सेक्शन 60 में यही दे रखा है। फिर क्या सेक्शन 61 क्या बोलता है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिकवरेबल असेट, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है, मतलब किसी असेट को अपन जो ट्रांसफर कर रहे थे वो रिवोकेबल थी, अगर उससे कोई इनकम अराइज होती हो तो उस केस में क्या होगा। तो सेक्शन 61 क्या बोलता है, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट इज टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। क्यों, क्योंकि क्या है ना, कि वो रिवोकेबल ट्रांसफर था, वो चाहे तो रिवोकेबल कर सकता है। ओके, लेकिन वो रिवोक नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो खुद अपनी इनकम को क्या है ना डाइवर्ट कर रहा था कि टैक्स बच सके। ओके, ठीक है, फिर क्या बोलता है, एक्सेप्शन वेयर क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट अट्रैक्टेड इवन इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांजेक्शन, सेक्शन 62। ठीक है, तो सेक्शन 62 के अंदर अपन को ये बताया है कि क्या है कि भले ही रिवोकेबल ट्रांसफर हो, लेकिन उस केस में भी हम क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 61 विल नॉट अप्लाई इन एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी पर्सन इफ देयर इज, क्या है, इज देयर इज द ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, मतलब क्या अपन ने ट्रांसफर किया है, बाय वे ऑफ ट्रस्ट किया है, और अपन क्या है ना, कि उसको रिवोक तो कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बेनिफिशियरी नहीं कर सकते, मतलब उसके मरने के बाद कर सकते हैं हम रिवोक। ठीक है, तो अब किसी के मरने तक अब नहीं कर सकते, तो अब तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना। अगर मान लो कि उसके मरने से पहले अपन मर गए तो हो गया कल्याण। तो इससे अच्छा अपने इनकम में भी इंक्लूड नहीं करें। एंड क्या लिखा है, एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, अगर अपन ने कोई ऐसे ट्रांसफर करी है और सामने वाला जो ट्रांसफर ही है उसकी लाइफ टाइम तक हम उसको क्या है ना, कि उस ट्रांसफर को रिवोक नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, नॉट रिवोकेबल है, उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में भी क्या है ना कि फिर अपने हाथ में क्लब नहीं होगी, वो सामने वाले उस इनकम पे टैक्स देगा। ओके ठीक है सर। फिर आ जाओ 6.3, क्या लिखा है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल टोटल इनकम। ठीक है, मतलब किसी और की इनकम इंडिविजुअल की टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। तो अपन है ना इसमें दो दो केस देखने अपने को, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस और क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ। ओके, तो मतलब जो अपन स्पाउस के लिए देखेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है सन्स वाइफ के लिए। तो क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग ऑफ टू स्पाउस, ओके ठीक है, क्लबिंग टू इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, income by way of remuneration from any concern in which individual has substantial interest। ठीक है, तो अगर है ना जैसे मान लो कि मैं हूं और मेरी स्पाउस को मान लेते हैं कि मैं हूं और मेरी स्पाउस है। ठीक है, तो मान लो कि किसी कंसर्न में मेरा एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी के अंदर और वहां से मुझे कोई रिम्यूनरेशन मिलना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि रिम्यूनरेशन मुझे नहीं देके मेरी वाइफ को दे देना डायरेक्टली। तो अगर मेरी वाइफ को डायरेक्टली मिल जाता है तो इस केस में क्या होगा, वो जो वाइफ को जो इनकम मिली है वो मेरे हाथों में टैक्सेबल है। ठीक है, मतलब मेरे मेरे इनकम में क्लब होगी। ओके, remuneration in cash or kind to spouse from the concern in which individual has substantial interest is to be clubbed। ठीक है, मतलब वापस वही बात है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है और एक कंपनी है, अगर वहां से कोई रिम्यूनरेशन या तो चाहे कैश में मिले या फिर कोई काइंड में गिफ्ट मिल जाए। ठीक है, मान लो कि मुझे कहीं से पैसे लेने थे, ठीक है, मेरी दोस्त के कोई कंपनी से। ओके, तो मैंने मेरे दोस्त को ना बोल दिया कि ठीक है मेरे को पैसे मत देना, ठीक है, तो उसने शर्मा शर्मी में क्या किया है कि एक अच्छा सा नेकलेस है, वो नेकलेस गिफ्ट कर दिया मेरी स्पाउस को। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो स्पाउस को नेकलेस गिफ्ट किया है वो जो काइंड में किया है, काइंड में किया है ना, तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो मेरे हाथों में क्लब हो जाएगी। या फिर अगर उसने कोई कैश गिफ्ट कर दिया है तो वो कैश मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। ओके ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो अगर कंपनी का केस है तो इक्विटी शेयर कैरिंग 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है, इक्विटी शेयर कैरिंग कैरिंग 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है, और अगर एनी अदर केस है तो 20% और मोर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अगर अदर केस है तो 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट देखना है अपने को, प्रॉफिट अपने पास आ रहा है। और अगर कंपनी केस है तो वोटिंग पावर देखना है अपने को, या फिर इक्विटी शेयर्स कैरी कितने कर रहे हैं अपन, वो देखना है। फिर क्या देखना है, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई वेयर रिम्यूनरेशन इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब मान लो कि मैं और एक मेरी स्पाउस है, ठीक है, और एक कंपनी है। तो एक कंपनी में ठीक है, जहाँ पर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वहाँ पे क्या है ना कि मेरी वाइफ एज ए सीए, ठीक है, मेरी वाइफ एज ए सीए वहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है। तो क्या अब वो जो इनकम मेरी वाइफ को मिल रही है वो मेरे हाथ में क्लब्ड होगी क्या, तो ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई भी पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे हाथों में क्लब नहीं होगी। ओके चलो ठीक है, समझ गया। फिर क्या है, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न। ठीक है, मान लो कि एक कंपनी है जहाँ पे क्या है ना कि मैंने भी 30% स्टेक होल्ड कर रखा है और मेरी वाइफ ने 25% स्टेक होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो हम दोनों ने ही क्या कर रखा है कि स्टेक होल्ड कर रखा है। तो वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न, बोथ आर रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ सैलरी एक्सेट्रा फ्रॉम द सेट कंसर्न। और उस कंसर्न से हमको शायद या तो सैलरी मिल रही है या किसी भी नाम से कोई पैसा मिल रहा है, तो सच इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द हेड ऑफ दैट स्पाउस हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर। ठीक है, तो ये वाली जो इनकम जो हमको ऐसे सैलरी वगैरह मिल रही थी, इसको छोड़ के हम दोनों की पहले टोटल इनकम देखेंगे। जिस भी स्पाउस की ज्यादा होगी ना उसके हाथों में सारा का सारा पैसा टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, मान लो कि इस कंसर्न से मिला है, मेरी वाइफ को मिला है 2 लाख रुपीज, मुझे मिला है 1 लाख रुपीज। ओके ठीक है, पर क्या है ना कि हमारी जो टोटल इनकम इस 2 लाख और 1 लाख को हटा के अगर देखते हैं तो मेरी वाइफ की बन रही थी 5 लाख रुपीज और मेरी बन रही थी 7 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मेरा जो 7 लाख है उसके अंदर है ना मेरे को जो 1 लाख मिला वो तो इंक्लूड होगा, तो वो 8 लाख हो जाएगा, प्लस मेरी वाइफ को जो 2 लाख मिला था वो और मिला देंगे तो टोटल 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे अपन काउंट करते हैं। ओके, तो इसी के लिए देखो अपन इलस्ट्रेशन नंबर ऑफ 1 देख लेते हैं। मिस्टर अरुण अरुण होल्ड शेयरिंग 55% कैपिटल वोटिंग पावर इन एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो मिस्टर अरुण क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है 55% वोटिंग पावर इन एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड। मिसिस अनामिका वाइफ ऑफ मिस्टर अरुण इज वर्किंग एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड एट ए सैलरी ऑफ रुपीज 35,000 पर एनम। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ के हमको लग रहा है कि ठीक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है तो
ठीक है ना यार, एक प्रोफेशनल सर्विसेज तो दे रही है। तो मिसेस अनामिका, ठीक है, अगर मान लो अगर मैं अरुण हूँ, मैं कहीं पे 55% अगर होल्ड कर रहा हूँ और मेरी वाइफ अनामिका है, ठीक है, तो अगर अनामिका अगर कहीं पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सैलरी, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की वर्किंग कर रही है किसी कंपनी के, उसी कंपनी के अंदर जहाँ पर मेरा 55% स्टेक है, ठीक है, और उसको सैलरी मिल रही है 35,000 पर मंथ, ओके, तो ठीक है, तो इस केस में तो क्या है, अभी तो प्रोफेशनल सर्विस दे रही है, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे इन्होंने क्या लिख दिया, सी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि इसके पास तो डिग्री थी ही नहीं, तो अब इसके पास डिग्री नहीं थी तो इसको जॉब में किसे रखा होगा, तो इसको जॉब में मेरी वजह से रखा होगा, ओके। तो द अदर इनकम ऑफ मिस्टर अनु एंड मिस्टर अनामिका 7,30,000 एंड 4,20,000 respectively. Compute the gross total income of Mr. Anu and Mr. Anamika for the assessment year 26-27 if they are paying tax अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर पेमेंट दे रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो आप किसी भी टैक्स रिजिम में दो, आपकी क्लबिंग का प्रोविजन सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो है ना, जो हमारा पर्सनल टोटल इनकम आई है, ग्रोस टोटल इनकम, वो तो हमारी पर्सनल है ही सही, लेकिन इस कंपनी में जो आप कंपनी में जो मेरी स्पाउस वर्क कर रही थी और उसको जो सैलरी मिल रही थी, वो जो सैलरी है वो मेरी वजह से मिल रही थी ना, तो अब वो पैसा क्या है ना कि मेरे हाथों में टैक्सेबल होगा, ठीक है, तो ये पैसा है ना, भले मिल मेरी वाइफ को रहा है, लेकिन वो क्लब होगा मेरे हाथों के अंदर। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, क्या है ना कि सैलरी रिसीव्ड बाय मिसेस अनामिका, अपन किसकी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर अरुण की, ठीक है, और यहाँ पे देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिखा है ना, तो इसका मतलब ये समझना कि सैलरी में से डिडक्शन मिलेगा, सैलरी में डिडक्शन कितना मिलता है, 75,000 का, ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, क्या दो चीजें देखी थी कि जो नॉर्मल वाली होती है उसके अंदर 50,000 का डिडक्शन मिलता है, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होती है उसके अंदर 75,000 का डिडक्शन मिलता है, ओके। और जो हाउस प्रॉपर्टी होती है उसके इसमें अपन को 30% मिलता है, ठीक है, मतलब एनएवी में से 30% का डिडक्शन मिलता है, एनएवी में से 30%। अब एनएवी कहाँ से लाए, तो आपको जो ग्रोस एनुअल वैल्यू मिलती है उसके अंदर से आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हो तो आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसको एनएवी बोलते हैं अपन, उसके अंदर से आपको 30% डिडक्शन देना है, ठीक है, तो 30% डिडक्शन देने के बाद में आपका जो भी बनेगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है, ओके, ठीक है सर। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी अपन। तो सैलरी रिसीव्ड हुई है मिसेस अनामिका, ठीक है, 35,000 इंटू 12, तो 4,20,000 की इसकी सैलरी मिली है, उसमें से अपन डिडक्शन दे देंगे सेक्शन 16 का 75,000 का डिडक्शन, तो टोटल इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 3,45,000, ओके। लेकिन ये किसके हाथ में क्लम होगी, मिस्टर अरुण के हाथ में, और मिस्टर अरुण के जो अदर इनकम है, अदर इनकम कितनी है उसकी 7,30,000, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 10,75,000 टोटल इनकम हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब मिसेस अनामिका की बात कर लेते हैं, मिस्टर अनामिका की कितनी टोटल इनकम है, तो वो उसकी 4,20,000 हो जाएगी, द ग्रोस टोटल इनकम मिसेस अनामिका इज 4,20,000, ठीक है। आओ अपन सेकंड पार्ट देखते हैं। Will your answer be different if Mrs. Anamika was qualified for the job? अब मान लो कि ठीक है, फर्स्ट वाला केस तो नॉर्मल था, ठीक है, मतलब क्या है ना कि मेरी वाइफ, ठीक है, मतलब इसे क्वालिफाई नहीं थी, अनपढ़ थी, ठीक है, तो मैं मेरी वजह से उसको जॉब वॉब मिल गई थी, ओके। अब सेकंड केस में क्या, मान लो कि मेरी जो स्पाउस है वो एक आईआईटीएन है ना, ठीक है, आईआईटीएन है, वो आईआईटी से पढ़ के आई है और अब वो है ना सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रही है, ठीक है। अब क्या है ना कि सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रही है 35,000 में, तो आप बोलोगे आईआईटी करके इतने सस्ते में सर्विस क्यों दे रही है, क्यों, क्योंकि क्या है ना कि कंपनी तो ठीक है ना मेरी है ना एक तरीके से, तो मेरी कंपनी में ठीक है मैंने बोल दिया कि दे दे यार, ठीक है, तो वो अदर वर्क भी करती है और साथ में क्या मेरी कंपनी का थोड़ा बहुत काम देखती है और हम थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, तो 35,000 पर मंथ के हिसाब से हम उसको सैलरी देते हैं। तो अब ये जो सैलरी उसको मिल रही है ना, वो उसके प्रोफेशनल वर्क के लिए मिल रही है, तो वो उसके हाथ में ही क्लब हो गया, अब मेरे हाथ में नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरी जो इनकम है, मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,30,000 ही होगी सिर्फ, ओके। तो इस केस में है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेरी इनकम कितनी होगी, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अरुण इज 7,30,000, ठीक है। अब जब मेरी वाइफ की बात होगी तब उस केस में क्या करेंगे अपन, 35,000 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ठीक है, तो 35,000 मल्टीप्लाई 12 कैलकुलेटर से करो, 35,000 मल्टीप्लाई 12 करना आप, तो आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। तो 4,20,000 क्या उसकी सैलरी अपन इससे मान ले क्या, तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि वो भी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो करता है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो करता है तो 75,000 का बेनिफिट होता है, यानी कि क्या कि 3,45,000 तो सैलरी से हो जाएगी उसकी इनकम, प्लस 4,20,000 उसने और ठीक है आउटसोर्सिंग करके कमाई होगी, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है, 35 मल्टीप्लाई 12 में से लेस कर देंगे 75,000, तो अपना आंसर आ जाएगा 3,45,000, ठीक है। उस केस में और उसमें क्या करेंगे कि वो जो 4,20,000 मान लो, ठीक है ना, कि फ्रीलांसिंग करके वो भी पैसे कमा लिए, तो 4,20,000 वहां से आ गए, तो अपन 4,20,000 और ऐड कर देते, तो उसकी टोटल इनकम हो जाएगी 7,65,000, ओके, ये हो गई सर, ठीक है, 7,65,000। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अपने को फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, ठीक है। आ जाओ अपन आगे देखते हैं।
ठीक है, अपन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करते हैं। मिस्टर बीनू, ठीक है, मिस्टर बीनू होल्ड्स कैरिंग 33% वोटिंग पावर इन यामा प्राइवेट लिमिटेड। मिसिस बबीता इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन यामा प्राइवेट लिमिटेड। अगर ठीक है कोई कहाँ कहीं कोई लड़की मतलब ठीक है कि किसी की स्पाउस अगर कहीं पे अकाउंटेंट है तो अच्छी बात है ना, ठीक है यार, सैलरी वगैरह कमा रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, और गेटिंग इनकम अंडर द हेड सैलरी कंप्यूटेड रुपीज 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 कमाती है ईयरली, तो ठीक है, अच्छी सैलरी होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि प्रॉब्लम ये होगी, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी, उसको अकाउंटेंसी की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। वो क्या है ना कि जो मिस्टर बीनू है वो 33% होल्ड करता है, तो उसने अपने रेफरेंस से अपनी स्पाउस को वहां पे जॉब पे लगवा दिया। तो अब क्या होगा, जो भी उसकी वाइफ को सैलरी मिली ना वो मिस्टर बीनू के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। मिस्टर बीनू ऑल्सो रिसीव 32,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मिस्टर बीनू को ऑल्सो 32,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिलता है। फिर क्या होता है, मिस्टर बबीता आउन्स हाउस प्रॉपर्टी विच सी लेट आउट एंड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट 6,500 पर मंथ। कंपेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बिनू एंड मिसेस बबीता फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में तो समझ में आ गया कि ये 3,60,000 मिस्टर बिनू के हाथ में टैक्सेबल होगा, लेकिन जब नीचे की बात करेंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे है ना हाउस प्रॉपर्टी, ये भी किसकी, मिसेस बबीता की। मिसेस बबीता ओन करती है और उसको जो रेंट की इनकम मिलती है तो वो मिसेस बबीता की ही रहेगी, है ना, मेरी स्पाउस की ही रहेगी। जो भी उसको पैसा मिलता है टेनेंट से 6,500 पर मंथ, ठीक है, तो इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ईयर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी, तो वो होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से म्यूनसिपल टैक्स पेड कर देंगे, म्यूनसिपल टैक्स पेड माइनस करेंगे तो अपनी एनएवी आ जाएगी, उसमें से 30% का डिडक्शन दूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी की एक्चुअल इनकम आ जाएगी। ओके, ठीक है सर। तो पहले अपन क्या करते हैं, अपन मिस्टर बिनू की निकालते हैं। तो मिस्टर बिनू की निकालते हैं तो हाउस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस बबीता कंप्यूटेड, ठीक है, कंप्यूटेड दिया था इसमें से, इसीलिए अपन ने क्या किया था, ना तो 50,000 माइनस किया ना 75,000 माइनस किया, ठीक है। और हमको ये भी नहीं बताया कि कौन सा टैक्स रिजिम में जा रहे हैं। अगर कौन सा टैक्स रिजिम में जा रहे हैं हमको ये नहीं बताया तो हमें ना ऑलवेज 75,000 माइनस करके कर देते हैं, क्योंकि हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मान लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कंप्यूटेड वर्ड लिख दिया। अगर इन्होंने लिख दिया कि हमने कंप्यूट कर दिया, मतलब क्या है ना कि 75,000 का भी डिडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, इस वजह से अपन ने 3,60,000 ऐसा कैसा ले लिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है ना, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये जो इंटरेस्ट की इनकम हुई है मिस्टर बीनू को, उसकी भी इनकम लेनी पड़ेगी 32,000। ओके, 32,000 भी अपन ने ले ली, तो टोटल इनकम मिस्टर बीनू की होगी 3,92,000, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन अपना हो गया कंप्लीट। अब अपन नीचे वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर 6,500 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, देखो पहली बात तो क्या है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी इसकी मिसेस बबीता की क्या हो जाएगी, क्लब इन हैंड्स ऑफ मिस्टर बीनू। अगर मिस्टर बीनू के हाथ में क्लब हो गई है तो अब ये थोड़ी ना टैक्स देगी क्या वापस से। ओके, ठीक है, मतलब एक घर में आप दो बार टैक्स लगाओगे, नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो ग्रोस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6,500 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो 78,000 आ जाएगा। इसमें से म्यूनसिपल टैक्स पेड माइनस कर देंगे, जो कि अपन को कुछ दे नहीं रखा है। ओके, तो ठीक है, कुछ भी लेस नहीं होगा, तो 78,000 अपना एनएवी आ जाएगा, है ना, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से अपन क्या करेंगे, 30% ऑफ एनएवी माइनस कर देंगे, ठीक है, अंडर सेक्शन 24B के हिसाब से। तो 23,400 माइनस हो जाएगा, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 54,600, ठीक है। तो जो मिसेस बबीता की इनकम है वो कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रोस टोटल इनकम ही कितनी हो जाएगी इसकी, 54,600, क्योंकि और कोई इनकम दे नहीं रखी है, ठीक है। तो ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट है। फिर अपन आते हैं इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने क्या किया था, मेरी स्पाउस को एक असेट ट्रांसफर कर दिए विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब एडुकेट कंसिडरेशन इन द सेंस क्या, कि मान लो कि कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको ऐसे फ्री में दे दी, ठीक है, या तो फ्री में दे दी पूरा का पूरा, या फिर उसे बोल दिया कि 2 लाख रुपए दे दे, ठीक है। हालांकि ठीक है, मैं अगर अपनी स्पाउस को दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको फ्री में दूंगा, उससे पैसे थोड़ी ना चार्ज कर सकते हैं क्या। तो इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, सेक्शन 64 क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ एन असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई असेट है, अगर हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई दूसरी असेट मैंने ट्रांसफर करी है, तो वेयर देयर इज एन ट्रांसफर ऑफ एन असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, चाहे डायरेक्टली करियो चाहे इनडायरेक्टली करियो, फ्रॉम वन स्पाउस टू अदर। अगर है ना मैं हूं तो मैं मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर सकता हूँ, और अगर मेरी वाइफ है तो वो मुझे ट्रांसफर कर सकती है। अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब एडुकेट कंसिडरेशन के अलावा किसी भी कंसिडरेशन में किया है, ठीक है, मतलब वही आपने एडुकेट कंसिडरेशन ने दिया होगा। और इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है, हो सकता है कि हमने एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, कि मैं तेरे को है ना ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब आप बोलोगे कि सर आप क्या हो सकती है और क्या असेट हो सकती है, तो मान लो ना कोई ज्वेलरी पड़ी थी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान के अपन कोई ज्वेलरी मान लेते हैं। अगर कोई ज्वेलरी पड़ी थी तो मैंने उसको बोला कि ले मैं तेरे को ये ज्वेलरी दे रहा हूँ,
ठीक है, मैं तेरे को ये ज्वेलरी दे रहा हूँ, तू यहाँ से चली जा, ठीक है, और ठीक है अलग रहे तू मेरे से, है ना, मैं मेरे साथ में मत रहे, ऐसा करके लीव अपार्ट के लिए। फिर एनी इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी स्पाउस फ्रॉम द ट्रांसफर्ड असेट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर स्पाउस। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ कि एक्चुअल में क्या है ना, मैंने जो उसको ठीक है वो दी है, क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं मतलब और कोई अच्छा सा एग्जांपल कहाँ से सेट करूँ कि क्या चीज़ दी मैंने ऐसी। ठीक है, तो ठीक है, मतलब वो ज्वेलरी ही दी है, और वो ज्वेलरी को क्या कर रही है कि ये है ना वहाँ पे, मतलब वो एंटिक ज्वेलरी थी, तो उसको दिखा दिखा के लोगों से पैसे मिल रहे हैं इसको, तो इसको लोगों से पैसे मिल रहे हैं ना, तो अब वो जो पैसे ये कमा रही है ना, ये पैसे मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। ये इसका मतलब तो ये समझना आप, ठीक है। तो मतलब क्या है ना कि अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको लीव अपार्ट के लिए भी अगर आप किसी को अपने स्पाउस को क्या है ना कि कोई विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन आप कुछ भी प्रोवाइड करवा रहे हो, ट्रांसफर ऑफ असेट कर रहे हो, और एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, ठीक है, आप आपकी स्पाउस ने कोई भी इनकम अराइज करी उस ट्रांसफर असेट से, जो भी असेट आपने ट्रांसफर करी थी, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, शेल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। मेरे हाथ में वो इनकम ट्रांसफर होगी, ट्रांसफरर के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी, क्लब्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब है ना, अगर मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी, मैंने कोई घर ही दे दिया उसको, ठीक है, अब घर किस लिए दिया, या तो ये कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए दिया होगा, मेरे मन में आया कि ठीक है ना कि अच्छी वाइफ है तो मैं इसको घर ही ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मैंने उसको घर ट्रांसफर कर दिया। सेकंड केस क्या होता है कि मैंने बोल दिया कि ठीक है यार मेरे को तेरे साथ नहीं जम रहा है, एक काम कर, ठीक है, मैं तेरे से अलग होना चाह रहा हूँ। फिर अपन क्या है ना फालतू कोर्ट वगैरह में जाते हैं, नहीं ऐसा मादा पूरी नहीं करते, अपन एक काम करते हैं, मैं तेरे को एक घर दे देता हूँ, ठीक है, वहां से जो भी पैसा है वो तू ही रखना, ठीक है, तो वहां से जो पैसा है वो तू ही रखना, ये घर ही तेरे नाम है, ठीक है, मतलब नाम नहीं किया डायरेक्टली, बट ठीक है मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए। तो इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी द प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन सेक्शन 27, ठीक है, मतलब प्रोविजन सेक्शन 27 के में बता रखे हैं, इफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू इज आउट विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और अदरवाइज देन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है, अलग अलग रहने के लिए अगर दिया है, तो द transferor shall be deemed to be owner of the house property and annual value will be taxed in his hand। ठीक है, तो जो ट्रांसफरर होता है, जो मैं ट्रांसफरर हूँ, तो ठीक है, तो ट्रांसफरर क्या होता है कि मैं ओनर होता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि मैंने खाली प्रॉपर्टी इन एडुकेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कर दी है, और जो भी एनुअल वैल्यू होती है मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। ओके, ठीक है। इनकम फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट एनी इनकम फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, अगर एक्विजिशन का केस है तो उसमें क्या ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। इट एक्सप्लेन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर असेट अलोन हैज टू बी क्लब्ड। ठीक है, however income earned by investing such income arising from transfer asset कैन नॉट बी क्लब। देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली मैंने जो असेट ट्रांसफर करी थी उससे कोई पैसा कमाया, ठीक है, तो वो वाला तो इनकम मेरे इसमें क्लब्ड करवा देता है, लेकिन वो जो कमाए हुए पैसे थे उससे भी कोई पैसा कमा लिया, ठीक है, तो अब तो यार तुम ऐसे तो क्या है ना कि उससे अगर करोड़ों रुपए कमा लोगे तो फिर तो मेरी बच गई 12। तो इस केस में क्या है ना कि इस केस में क्लब करने के लिए ना बोल रखा है। फिर आता है ट्रांसफर असेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ट्रांसफर असेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है, अगर कोई असेट ट्रांसफर, मैंने जो असेट ट्रांसफर करी थी वो क्या किया, किसी बिजनेस के अंदर लगा दी, ठीक है, तो वेयर द असेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस आर इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरिंग इन द बिजनेस, तो प्रोपोर्शनेट इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफरी, तो जो भी प्रोपोर्शनेट इनकम जो अराइज करेगी ट्रांसफरी फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। ओके, तो मान लो कि मैंने कोई एसेट ट्रांसफर करी थी, ठीक है, मैंने कोई असेट ट्रांसफर करी थी और मेरी स्पाउस ने उसको किसी बिजनेस के अंदर लगा दिया, तो जो उस बिजनेस से जो भी इनकम होगी ना, तो जो भी प्रोपोर्शनेट इनकम होगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में अपने को शायद क्वेश्चन दे रखा है, तो अपन देखते हैं। मिस्टर राहुल स्टार्टेड प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद द कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। ठीक है, तो ठीक है, मतलब है ना, देखो एक और मैं है ना एक चीज आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ ना कि मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो मैं हमेशा मेरी वाइफ को अगर असेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, असेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, तो फालतू का ऐसे दिमाग में ऐसे लोड नहीं लेने का। एक्चुअली ऐसा होता है कि स्पाउस लिखा हुआ है ना, तो मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि मेरी वाइफ भी मुझे ट्रांसफर कर रही हूँ, है ना। तो खाली ऐसा मत देखना कि सिर्फ सारा बर्डन मेल के ऊपर ही है, फीमेल के ऊपर भी बर्डन होता है, फीमेल भी ट्रांसफर कर सकती है ना। तो मतलब ऐसे ठीक है, वो ऐसे ऐसे होता है ना यार कि एक साइड से ही मत देखना सारी चीजें, दोनों साइड से देखना तुम्हें ना।
ठीक है, तो क्या दोनों साइड से देखते हो तो बराबर लगता है, ठीक है, ऐसा ऐसा जागती नहीं लगती है अपने को। मिस्टर राहुल स्टार्टेड प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को एक बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर राहुल ने विद कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख। 6 लाख की कैपिटल डाल के, है ना। ही इनकर्ड लॉस ऑफ रुपीज 3 लाख। तो क्या किया इस ड्यूरिंग द ईयर 24-25। अब क्या हुआ कि 3 लाख का तो मुझे मतलब, मान लो अगर मैं ही मिस्टर राहुल और मैंने 6 लाख की कैपिटल डाल के 1/4/2024 को बिजनेस स्टार्ट किया था, और मैंने क्या किया कि 3 लाख का तो लॉस ही करवा लिया बिजनेस के अंदर, टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब क्या हो गया ना, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई है। तो हिज वाइफ, ठीक है, मिसिस राधा, ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरी कोई स्पाउस है मिसिस राधा करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गेव ए गिफ्ट ₹7 लाख ऑन 1 अप्रैल 2025। और तो 1 अप्रैल 2025 को उसने क्या किया था मुझे, ठीक है, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, है ना, मतलब मान लो कि मैंने 31 मार्च 2024 को तो बता दिया कि मेरे को 3 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, तो मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि यार ठीक है ना यार, फर्स्ट टाइम इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें लॉस हो गया है, तो मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उसने मेरे बिजनेस में गिफ्ट दे दिया, कितने रुपीज का, 7 लाख रुपीज का, विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर राहुल। ठीक है, उसने मुझे 7 लाख रुपीज दिए और मैंने क्या किया, इमीडिएटली अपने बिजनेस के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिए 7 लाख रुपीज को। और मैंने क्या किया, ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख ड्यूरिंग द ईयर 25 एंड 26। तो मैंने 25-26 में 5 लाख रुपए कमाए। ओके, तो ये जो 5 लाख रुपए मैंने कमाए हैं ना, तो इसमें से क्या है ना कि वो कुछ पैसा तो उसका भी तो लगा हुआ था, मेरी वाइफ का, ठीक है। कैपिटल मेरी तो लगी हुई थी, ऑब्वियसली मैंने तो कैपिटल लगा रखी थी, उसने जो पैसे दिए वो भी तो मैंने बिजनेस के अंदर डाल दिए। तो अब है ना, इस बिजनेस के अंदर दो जनों ने कैपिटल लगाई थी, एक मैंने और एक मेरी वाइफ ने, ठीक है। तो जो भी इनकम हुई है वो हम दोनों में बंटनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है ना कि जो मेरी वाइफ का जो पोर्शन होगा वो मेरी वाइफ के हाथों में क्लब्ड होना चाहिए और उसको टैक्स देना चाहिए उस पर, ठीक है। तो बस यही बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से। कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसिस राधा फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। इफ मिसिस राधा गेव द सेड अमाउंट एज लोन। अगर मिसिस राधा अगर एज ए लोन देती, ठीक है, एज ए लोन अगर इस पेमेंट को देती, तो व्हाट विद द अमाउंट टू बी क्लब्ड, तो कितना अमाउंट हम क्लब्ड करते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड दैट क्लबिंग ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इफ द इनकम अर्नड इज फ्रॉम द असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस इंडिविजुअल अदर देन एडुकेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ओके, in this case, Mr. Rahul received a gift of ₹7 lakh on 1 April 2025 from his wife Mrs. Radha। मिसिस राधा से 7 लाख रुपए मिले 1 अप्रैल 2025 को, विच ही इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इमीडिएटली, जो कि उसने अपने बिजनेस के अंदर लगा दिया इमीडिएटली। द इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिसिस राधा। ठीक है, जो तो फिर क्या है ना, अब जो इनकम हुई है ना वो क्लब्ड करेंगे मिसिस राधा के हाथ में। फॉर द असेसमेंट एट 26-27 इज कंप्यूटर डेज अंडर। ठीक है, तो अपने को कंप्यूटर डेज अंडर के हिसाब से मतलब ये है कि अपने को प्रोपोर्शनेट इनकम निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि क्या अब बिजनेस के अंदर ना दो जनों की कैपिटल लगी, एक तो मिसिस राहुल की और एक मिसिस राधा की। तो देखो है ना, मिसिस राहुल की कैपिटल क्या थी, मिसिस राहुल ने तो 6 लाख रुपए लगाए थे, उसमें से 3 लाख का लॉस हो गया था, तो मिसिस राहुल की अब कैपिटल ही कितनी बची थी, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो देखो कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2025 6 लाख इसने लगाए थे, 3 लाख का लॉस करा लिया, तो इसकी तो कैपिटल ही कितनी बची थी, 3 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम मिसिस राधा, मिसिस राधा की वजह से कितने पैसे हो रहा है, 7 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बिजनेस की, ठीक है, 10 लाख रुपीज हो गई। ठीक है, 10 लाख रुपीज हो गई, जिसके अंदर से अगर अपन देखें, जिसके अंदर से अगर अपन देखें तो 5 लाख रुपए अपन ने क्या किए, कमाए, है ना, 5 लाख रुपए अपन ने कमाए। ठीक है, तो अपन उसको क्या करेंगे, 3:7 के रेशियो में बांट देंगे। ओके, और अगर 10 लाख के हिसाब से देखें तो 30% कैपिटल मिस्टर राहुल की और 70% कैपिटल मिसिस राधा की है। तो इस 5 लाख का भी अपन 30% मिस्टर राहुल के हाथ में, राहुल को दे देंगे, और 5 लाख का 70% मिसिस राधा की दे देंगे। ठीक है, तो मिसिस राधा के लिए अपन उसको चार्ज करेंगे। तो इस केस में देखो ये लिखा, देयर फॉर द इनकम क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिसिस राधा फॉर द असेसमेंट ईयर 26 and 27 is ₹3,50,000. Okay, in case Mrs. Radha gave the said amount of ₹7 lakh as a bona fide loan, then clubbing provision would not be attracted। देखो अगर है ना मिसिस राधा ऐसे गिफ्ट नहीं देके अगर एज ए लोन देती कि ठीक है मैं है ना आपके बिजनेस में अब लोन दे देती हूँ 7 लाख रुपीज का, ठीक है, तो आप मुझे क्या है ना इंटरेस्ट देते रहना, तो अगर वो कोई बोनाफाइड लोन देती है ना, तो फिर उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में फिर अपन लोन ही मानते इसको। फिर क्या होता है, द प्रोविजन ऑफ 56-10 नॉट एप्लीकेबल सिंस द सम रिसीव्ड ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000 विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटिव। ठीक है, मतलब रिलेटिव से अगर मिला है
तो वैसे क्या देखो 50,000 से ज़्यादा ऊपर जाता है तो 56(2)(10) आ जाता है, लेकिन क्या है ना अगर रिलेटिव से मिला है तो उस केस में अपन 56(2)(10) को लगाते ही नहीं है, नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है फ्रॉम रिलेटिव। फिर क्या होता है ट्रांसफर फ्रॉम असेट फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस, ठीक है। मतलब अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए अगर आपने किसी असेट को ट्रांसफर किया है, मतलब मान लो कि मैंने किसी असेट को किसी थर्ड पार्टी को दिया और उस थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि इससे जो इनकम आएगी ना वो मेरी वाइफ को देना, डायरेक्टली मेरी वाइफ को बेनिफिट पहुंच रहा है ना, ठीक है। या फिर क्या है ना कि मान लो कि मेरी वाइफ को कहीं पे जॉब चाहिए थी, मेरी वाइफ को कहीं पे जॉब चाहिए थी, ठीक है। तो अब क्या है ना कि मैं चाहता था कि उसको भी वहाँ पे जॉब मिल जाए, तो मैंने क्या किया कि वहाँ का जो एम्प्लॉयर था उस एम्प्लॉयर को है ना एक गाड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है। एक गाड़ी गिफ्ट कर दी तो अब एम्प्लॉयर खुश हो गया, तो वो मेरी वाइफ को वहाँ पे जॉब पे रख लेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो मैंने क्या किया एक असेट को ट्रांसफर किए अपनी स्पाउस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो अपने स्पाउस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए करी है ना, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी इनकम अब उसको मिलेगी वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। ओके ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो अपन ने क्या है ना कि देखो स्पाउस का केस अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं देख रहा हूँ कि अब अपन क्या है ना कि सन्स वाला जो केस है उस सन वाले केस में ना अपन थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो हो जाएगा अपना फटाफट कवर, क्योंकि उस केस में क्या है ना कि सब कुछ लगभग लगभग सेम है। तो अपन आ जाते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग अराइजिंग टू सन्स वाइफ। अगर ठीक है मतलब मान लो कि मैं हूँ और अगर मेरा कोई सन है और उसकी वाइफ है, तो मैं क्या है ना कि अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहा हूँ, या ठीक है अगर मेरी कोई स्पाउस है और स्पाउस का जो सन है, सन की वाइफ है, ठीक है। तो चाहे मैं करूँ चाहे मेरी स्पाउस करे सन्स वाइफ को, ठीक है, यानी अपने बेटे की वाइफ को, यानी अपनी बहू को ऐसे अगर किसी को इनकम ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस केस में क्लबिंग कब लगेगा। तो फिर क्या पहले क्या लिखा, इनकम अराइजिंग टू सन वाइफ फ्रॉम द असेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन बाय फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन अगर अपन सन की वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में सेक्शन 64 लगता है, ठीक है। तो असेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, अगर आपने असेट ट्रांसफर करी है तो उस असेट से जो भी इनकम होती है, ठीक है, उस असेट से जो भी इनकम होती है वो क्या होगी, तो जो भी ये ट्रांसफर कर रहा है ना, चाहे फादर इन लॉ करे मदर इन लॉ करे, अगर मदर इन लॉ कर रहा है तो मदर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल होगी, और फादर इन लॉ है तो फादर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल होगी। वेयर एन असेट इज ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल और हिज और हर सन्स वाइफ, ठीक है, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, देन द इनकम फ्रॉम सच एसेट इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। जो भी ट्रांसफर कर रहा है उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। असेट ट्रांसफर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है, अगर आपने जो असेट ट्रांसफर करी है वो किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए तो फिर वापस वही की प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल के और अपन ठीक है ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। अब प्रोपोर्शनेट अमाउंट वाला केस तो अपन ने देखो यहीं पे निकाला ना अभी, तो ये सेम सेम वे, ठीक है, अगर बिजनेस के अंदर करते हैं तो इसी इसी वे में अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट इनकम निकाल के ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी अपना हो गया। ओके फिर क्या देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ असेट ऑफ बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, ठीक है, मतलब वही वाला केस कि अगर कोई थर्ड पर्सन है अगर उसको कोई असेट ट्रांसफर करके अपन बेनिफिट पहुंचा रहे हैं अपनी सन्स वाइफ को, तो अगर सन्स वाइफ को अगर बेनिफिट पहुंच रहा है तो वो जो बेनिफिट उसको पहुंच रहा है ना, वो जितना उसको बेनिफिट हो रहा है उतना ही क्या है ना कि सामने वाले की इनकम बन जाएगी, ठीक है, फादर इन लॉ की या मदर इन लॉ की, वोट एवर जो भी मदद कर रहा है, ठीक क्या है, ठीक ठीक है, मतलब ठीक है ना। हाँ ओके ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं। मिसिस कोमल ट्रांसफर्ड हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू टीपीएस कंपनी लिमिटेड। मिसिस कोमल है एक लेडी है और उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर किया है टीपीएस कंपनी लिमिटेड को, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम, ठीक है, ए सम ऑफ 42,000 पर एनम शैल बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ हर सन्स वाइफ, ठीक है। तो मिसिस कोमल, मान लो कि मैं मिसिस कोमल, ठीक है, एक टीपीएस कंपनी से मैंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया रेंटल इनकम का। मैं उससे बोलता हूँ कि 42,000 पर एनम का सम है ना, मेरी सन्स की वाइफ के बेनिफिट के लिए यूज में यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो जो टीपीएसएन कंपनी 42,000 मेरे सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करेगी ना, वो जो इनकम सन्स वाइफ को मिल जाएगी, ठीक है, या यूटिलाइज करी जाएगी, तो वो 42,000 है ना मिसेस कोमल के हाथों में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो मिसेस कोमल क्लेम दैट द अमाउंट ऑफ 42,000 यूटिलाइज बाय हर सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम एज सी नो लॉन्गर ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब वो बोलती क्या प्रॉपर्टी मेरे हाथ में नहीं है, तो उस वजह से क्या है ना कि ये जो इनकम है ये मेरे हाथ में क्लब मत करो, ठीक है, ये बोलना चाह रही मिसेस कोमल। एग्जामिन द रीजन वेदर द कंटेंशन ऑफ मिसेस कोमल इज वैलिड इन लॉ, तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये अपन ने देख लिया है, ठीक है। पहली बात तो देखो, हैंस द कंटेंशन ऑफ मिसेस कोमल इज नॉट वैलिड, क्यों, इनकम ऑफ 42,000 मेन टू बेनिफिट ऑफ डॉटर इन लॉ इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर करी थी ना मिसेस कोमल ने, इट एक्सप्लेन मिस्टर कोमल इन दिस केस,
ठीक है। क्लबिंग का प्रोविजन क्या था, क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64 क्या बोलता है, आर अट्रैक्टेड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदरवाइज देन एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। एडुकेट कंसिडरेशन को छोड़ के अगर किसी तरीके से दिया है तो एनी पर्सन टू द एक्सटेंट विच द इनकम ऑफ सच एसेट इज इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट टू सन वाइफ, ठीक है। मतलब अभी अभी का भी दे दो या फिर बाद में कभी दे देना, ऐसे करके सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर इंडिविजुअल, ठीक है। जो भी ट्रांसफर कर रहा है उस इंडिविजुअल के हाथ में क्लब हो जाएगी इनकम। ओके, ठीक है। फिर क्या होता है, क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, ठीक है। मतलब मान लो किसी छोटे बच्चे की अगर इनकम है तो छोटे बच्चे की इनकम के केस में क्या किया जाएगा, तो ऑल इनकम ऑफ माइनर इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दिस पेरेंट, ठीक है। मतलब अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड की सारी इनकम उसके पेरेंट के हाथ में क्लब्ड होती है। ओके, हाउएवर द इनकम डिराइव्ड बाय माइनर फॉर मैनुअल वर्क, ठीक है। लेकिन अगर कोई इनकम जो माइनर है वो मैनुअल वर्क करके कर रहा है या फिर फ्रॉम एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हिज स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। या फिर अगर उसको वो इनकम कैसे कमा रहा है, वो उसके टैलेंट की वजह से कमा रहा है, स्किल की वजह से कर रहा है या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की वजह से कमा रहा है और एक्सपीरियंस किसी एक्सपीरियंस की वजह से कमा रहा है, तो फिर वो वाली इनकम क्या होगी, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज पेरेंट इनकम, ठीक है। तो उस इनकम को आप पेरेंट की इनकम में इंक्लूड मत करना, ठीक है। मतलब मान लो कि छोटा बच्चा तो यार एक्टर निकला, छोटा बच्चा तो डांसर निकला, ठीक है। तो ये तो डांसर है, ये एक्टर है, ये तो इसकी स्किल, इसका टैलेंट है ना, तो ये अपनी स्किल और टैलेंट से पैसे कमा रहा है, ठीक है। लोगों को डांस करके दिखाता है, लोग बहुत खुश होते हैं, पैसे दे देते हैं, ठीक है। लोगों को डांस सिखाने लग गया है तो अभी से, ठीक है। तो ये स्किल, ये इसका स्किल और इसका टैलेंट है, तो ये इसके पैसे भी इसी के हैं, ठीक है। ये अब अपने को नहीं देगा। लेकिन मान लो कि इसको तो डायरेक्टली किसी ने आके ना हो पैसे पकड़ा दिए, तो इसको पैसे पकड़ा है तो अब वो क्या ना, वो पेरेंट की इनकम होगी। ओके, ठीक है। द इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो कि मैं तो सीए हूँ, ठीक है, और मेरी मेरी वाइफ किसी कंपनी के अंदर एमडी है। तो अब भी मान लो कि मैं तो सीए हूँ, मैं तो 10 लाख कमा रहा हूँ, पर वो एमडी बन के 50 लाख रुपए कमा रही है। तो अब ये इस माइनर चाइल्ड की इनकम किसके हाथ में क्लब करें, तो ऑब्वियसली उस 50 लाख वाली के हाथ में क्लब कर देंगे, स्पाउस के हाथ में क्लब कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पेरेंट के हाथ में अपन क्लब कर देंगे। वंस क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम इज डन with that of one parent will be continue clubbed with the parent only in subsequent year, ठीक है। मान लो कि आज फर्स्ट ईयर अपन ने क्या किया, वाइफ के हाथों में इनकम को क्लब्ड कर दिया है, तो फ्यूचर ईयर में किसके हाथों में क्लब करेंगे, तो फ्यूचर ईयर में वाइफ के हाथों में क्लब करेंगे। ओके, ठीक है। अगर असिस्टिंग ऑफिसर चाहे तो वो उसको ठीक है, अब वापस हस्बैंड के हाथों में भी क्लब कर सकता है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। ओके, वेयर द मैरिज ऑफ द पेरेंट डज नॉट सब्सिस्ट, ठीक है। मतलब मान लो कि जो हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, मैं और मेरी वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, इनकी मैरिज ही नहीं चलती, ठीक है। मतलब मान लो हमारा कोई माइनर चाइल्ड है और हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, क्लैश हो रहे हैं, तो क्लैश होने की वजह से सेपरेट हो गए हम, ठीक है। तो सेपरेट हो गए, हमने कोर्ट से भी ले लिया ऑर्डर, ठीक है, डिवोर्स करवा लिया। तो डिवोर्स करवाने के बाद में चाइल्ड की कस्टडी जिसके पास में जाएगी ना, उसके हाथ में क्लब होगी इनकम, ठीक है। तो द इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट who maintain the minor child in the relevant previous year, ठीक है, जो मेंटेन कर रहा है उस माइनर चाइल्ड को। however the income from minor child suffering from the disability of nature specified in section U, ठीक है। सेक्शन यू के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज बता रखी है। अगर माइनर चाइल्ड उस सेक्शन यू की डिसेबिलिटी से अगर प्रताड़ित है तो उसकी जो भी इनकम जो भी आएगी ना, वो फिर अब पेरेंट के हाथों में अपन टैक्सेबल नहीं करेंगे। shall not be included in the hands of parents but shall be assessed in hands of child, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या है ना कि पेरेंट के हाथ में उसकी इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, अब अपन चाइल्ड के हाथ में इनकम को असेस करके उसी पे टैक्स लगा देंगे अगर कोई टैक्स लग रहा होगा तो। इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग प्रोविजन वर अट्रैक्टेड इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है। अब क्या है ना कि अभी अपन ने माइनर चाइल्ड की बात करी थी, ठीक है। अगर माइनर चाइल्ड में अगर माइनर मैरिड डॉटर हो तो क्या होगा, तो अगर माइनर मैरिड डॉटर भी हो ना तो भी सेम टू सेम माइनर वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। फिर क्या होता है, एक्सेप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन दे रखा है अपन को 1032 के अंदर। 1032 के अंदर क्या बोल रखा है कि अगर 1500 रुपए तक की इनकम है ना, तो 1500 रुपए तक की तो सरकार छूट देता है पर माइनर चाइल्ड, ठीक है। एक माइनर चाइल्ड पे 1500 रुपए की छूट है कि अगर 1500 रुपए तक कमाते हैं पूरे साल भर के अंदर तो ठीक है, आप उसको क्लबिंग मत करना है, इतना बांधा फोड़ी मत करना। ओके, तो अगर 1500 से ज्यादा है तो फिर 1500 से ज्यादा है तो फिर तो आपको करनी पड़ेगी। तो इन केस ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इट एक्सप्लेन इंक्लूड द इनकम his or her minor child in terms of section 64, the parent shall be entitled to exemption of rupees 1500 in respect of each minor child, मतलब हर माइनर चाइल्ड के लिए 1500 रुपए की आपको छूट दे रखी सेक्शन 1032 के अंदर। however if any minor so includable is less than 1500 then the entire income shall be exempt, ठीक है। अगर मान लो कि किसी माइनर चाइल्ड की इनकम तो भी 1000 रुपये ही हुई थी, तो अगर 1000 रुपये हुई थी तो वो तो फिर पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है।
फिर तो अपने को देखना ही नहीं है। ठीक है, और ये देखा कि एग्जाम्पशन 1032 का आपको तब मिलेगा जब आप 115 बीएससी से बाहर निकल रहे होंगे। अगर आप 115 बीएससी को फॉलो कर रहे हो तो फिर भूल जाओगे 1032 का अपन को एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, ओके। Without consideration by virtue the transferor parent will be deemed owner of the, therefore the income has to be taxable in the hands of transferor parent being the deemed owner of the minor child. Okay, ठीक है, लेकिन क्या था, if the house property transferred by the parent to his or her minor married daughter without consideration, then section 27 is not attracted. In such case income of house property will be included in the hands of that parent whose total income before including minor child income is higher and benefit exemption tend to can be availed by the parent. ओके, ठीक है। देखो है ना, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर मान लो माइनर माइनर चाइल्ड है ना, माइनर चाइल्ड है, माइनर डॉटर नहीं है, तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, कोई असेट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर माइनर चाइल्ड को कोई असेट ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉट बीइंग ए माइनर मेरिड डॉटर, माइनर मेरिड डॉटर को भूल जाना अभी, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, बिना कंसिडरेशन के या फिर कोई इनएडुकेट कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन इज ए हाउस प्रॉपर्टी। अगर अपन किसी को असेट ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी है माइनर चाइल्ड को, तो माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी ट्रांसफरर होगा उसके हाथ में क्या होगी, इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, जो भी हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है। फिर अपन बात करते हैं, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं माइनर मेरिड डॉटर की। अगर माइनर मेरिड डॉटर है और उसको अगर अपन क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो अगर उसको ट्रांसफर करिए ना, तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 27(1) का तो अट्रैक्ट नहीं होगा प्रोविजन। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में ना फिर अपन को चेक करनी पड़ती है कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में से हस्बैंड की इनकम ज्यादा है या वाइफ की इनकम ज्यादा है। जिसकी इनकम ज्यादा होगी ना, उसके हाथ में टैक्सेबल होगी फिर अमाउंट। ठीक है, और ठीक है, क्या है कि सेक्शन 32 का बेनिफिट भी मिल जाता है यहाँ पे। अगर सेक्शन 1032 का बेनिफिट मिल जाता है, और अगर आपको ये बेनिफिट लेना है तो आपको 115 बीएससी से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर क्या है चाइल्ड, अब चाइल्ड का मतलब क्या होता है देखो ना, तो यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है, चाइल्ड इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड स्टेप चाइल्ड और एन एडोप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे अब चाइल्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं हूँ, मेरा बेटा, तो इस केस में क्या है, स्टेप चाइल्ड को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, मतलब मान लो कि आप किसी ऑलरेडी मैरिड मैरिड लड़की से अगर आप शादी कर लेते हो और उसके कोई बच्चे हैं, तो ठीक है, आपके स्टेप स्टेप चाइल्ड हो जाएंगे, तो उनको भी ये प्रोविजन इंक्लूड हो जाएगा कि इसमें भी, तो ऑब्वियसली ये प्रोविजन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कहीं से एडॉप्ट किया है, ठीक है, अनाथ आश्रम वगैरह से भी एडॉप्ट कर सकते हैं, तो उस केस में भी सेम सेम प्रोविजंस लगेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आते। फिर अपन आते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। मिस्टर अरविंद हैज 3 माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, मिस्टर अरविंद के पास 3 बच्चे हैं। 2 ट्विंस डॉटर, 2 तो ट्विन डॉटर है जिनकी एज 12 है, और एक 1 सन है, एक बेटा है जिसकी एज कितनी, 16 है। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर इज 2000 पर मंथ, 2500 पर एनम ईच। मतलब जो ट्विन डॉटर है, हर बच्ची 2500 रुपये कमाती है पर एनम। एंड दैट द सन ऑफ रुपीज 1200 पर एनम, और सन कितने कमाता है, 1200 रुपये पर एनम कमाता है। मिसेस अवनी, वाइफ ऑफ मिस्टर अरविंद, हैज ट्रांसफर्ड हर फ्लैट टू हर माइनर सन। ठीक है, मिसेस अवनी है, उस मिसेस अवनी ने क्या किया, अपना फ्लैट ट्रांसफर किया माइनर सन को। तो देखो है ना, माइनर सन को किया है ना, तो सन को करने के केस में अब ये है ना, जो भी इनकम होगी इस माइनर सन की उस फ्लैट को लेकर, तो वो मिसेस अवनी के हाथ में टैक्सेबल होगी। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, अब उसका बेटा है तो ऑब्वियसली कर सकती है। द फ्लैट वाज लेट आउट ऑन द सेम डेट एंड द रेंटल इनकम ऑफ द फ्लैट 10,000 पर मंथ। यानी कि अगर 10,000 पर मंथ के हिसाब से देखें तो 1,20,000 पूरे साल की फ्लैट की इनकम होती है। कंप्यूट द इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, तो अपन को माइनर चिल्ड्रन की इनकम बतानी है, टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ मिस्टर अरविंद मिसिस अवनी। मिस्टर अरविंद के हाथ में और मिसिस अवनी के हाथ में अंडर सेक्शन 64(1) है, एज्यूमिंग दैट मिस्टर अरविंद टोटल इनकम इज हायर देन मिसिस अवनी टोटल इनकम। और हमको ये भी बता रखा है कि मिस्टर अरविंद की टोटल इनकम ज़्यादा है मिसिस अवनी की टोटल इनकम से। ठीक है, तो इसने खुद ने बता दिया कि मिस्टर अरविंद की ज़्यादा है, तो मिस्टर अरविंद की टोटल इनकम में अपन माइनर चिल्ड्रंस की इनकम को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर जो इनका जो सन है उसकी तो 1200 पर एनम है ना, तो ऑब्वियसली उसकी तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, सिर्फ इसकी ट्विन टू डॉटर्स की बात आएगी। बिफोर इंक्लूडिंग इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन ऑफ बोथ अरविंद एंड अवरीन एक्सरसाइज ऑप्टिंग शिफ्टिंग आउट। ठीक है, दोनों है ना कि 115 बीएससी से बाहर जा रहे हैं, तो सेक्शन 1032 का भी इनको क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा।
ठीक है। तो देखो आ जाते हो, देखो 2 माइनर डॉटर्स की इनकी इनकम कितनी हो जाएगी, दोनों की 2,500 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5,000। ठीक है, इनको 1032 का एग्जाम्पशन ले लेंगे ये। ठीक है, अभी अपन मिस्टर अरविंद की बात करें, इन हैंड्स ऑफ मिस्टर अरविंद, है ना, यहाँ पे मिस्टर अरविंद की बात चल रही है। तो एग्जाम्पशन कितना मिल जाएगा इनको, 1500 इंटू 2, 3,000 का तो इसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो इसकी जो बच्चों की इनकम है वो कितनी, 2,000 रुपये की टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, ठीक है। फिर जब अपन माइनर सन की बात करेंगे तो इसको तो 1,200 रुपये की इनकम मिली है। ठीक है, और सेक्शन 1032 क्या बोलता है कि मैक्सिमम आप 1,500 तक ले सकते हो, तो फिर 1,200 तो पूरा का पूरा ले लोगे, लोअर ऑफ। ठीक है, माइनर इनकम की माइनर सन की जो इनकम है और जो सीलिंग लिमिट है 1,500, उसका जो भी लोअर है आप ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो, तो पूरा 1,200। तो ये देखो नील। तो इसकी क्या है ना कि क्लब टू कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम 2,000। ओके, तो देखो अपने को है ना मिसेस अवनी और मिस्टर अरविंद की इनकम शो नहीं करी है, वरना अपन मिस्टर अरविंद और मिसेस अवनी की टोटल इनकम भी अपन बता देते हैं। ओके, फिर अपन बात कर लेते हैं मतलब एक नोट देके, एक नोट देके क्या बात करते हैं। एज पर सेक्शन 27, मिसिस अवनी इज डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हर माइनर सन। ठीक है, ये जो डीम्ड प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर करी है, डीम्ड ओनर हो है ना, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से डू नॉट कंसिडर एडिकेट कंसिडरेशन फॉर दिस पर्पस, अकॉर्डिंगली द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 8,04,000, 84,000। ठीक है, 84,000 कैसे आएगा, देखो ग्रोस एनएवी कितनी है, ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीएवी 1,20,000 रुपये है ना, 10,000 इंटू 12 करके उसमें से 30% का डिडक्शन मिल जाएगा 36,000 का। ठीक है, तो 12 12 24 12 36 36,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 84,000 आ जाएगा। वुड बी टैक्सेबल डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर ऑफ द सेड प्रॉपर्टी कौन है, वही है इसकी वाइफ है जो थी ना, मिस्टर क्या नाम था, अरविंद की वाइफ मिसिस अवनी के हाथ में। ठीक है, and consequently clubbing provision of 64 would deemed or not be attracted in respect of income of such a house property owning by exemption 1030 cannot be available by it। ठीक है, मतलब क्या है ना कि सीधे सीधे डीम्ड ओनर कौन है, अब वही है मिसेस अवनी, तो मम्मी के हाथ में ही चली जाएगी। ठीक है, ये लिखा देखो, मिसेस अवनी इज डीम्ड ओनर और वुड बी टैक्सेबल इन हर हैंड्स। ठीक है, इन हर हैंड्स एज डीम्ड ओनर। ओके, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर आ जाता है कि अपना क्रॉस ट्रांसफर का केस। देखो क्रॉस ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, तो मेरे को देखने दो आपकी तरफ। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसको छोटी करता हूँ पीडीएफ को। ठीक है, तो अब बराबर दिख रहा होगा ना, देखने दो मेरे को। ठीक है, ओके, तो अगर आपको बराबर दिख रहा है तो अब मैं आपको एक छोटा सा एक ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, क्या ड्रॉ कर रहे हो सर, मान लो ये एक ए है। ठीक है, और ये एक एक्स है। ओके, ये ए है और ये एक्स है। ए की वाई है, ए की वाइफ है बी। ओके, और एक्स की वाइफ है वाई। ठीक है, ठीक है, ये एक ए है। ओके, ये ए है। ठीक है, और इसकी वाइफ है बी। ठीक है, और ये एक्स है और ये एक्स की वाइफ है वाई। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अगर ए कुछ भी ट्रांसफर करेगा तो जो बी को जो इनकम होगी उस असेट से, तो वो तो फिर एक ही हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। और एक्स कुछ भी ट्रांसफर करता है अपनी वाइफ को, तो वाइफ को जो भी असेट मिलती है, ठीक है, और वाइफ उस असेट से जो भी इनकम कमाती है वो एक्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो ये दोनों आपस में दोस्त हैं, इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, एक तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, ये दोनों अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वापस बात हुई आगे कि उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाएंगे, फिर इनकम होगी तो वो वापस इनके हाथ में टैक्सेबल होगी, और ये करवाना नहीं चाह रहे थे अपने हाथ में टैक्सेबल। तो इन्होंने क्या किया, उस हाउस प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रांसफर किया। ए ने तो क्या किया, अपनी हाउस प्रॉपर्टी वाई को दे दी। ठीक है, एक्स की वाइफ को, और एक्स ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बी को दे दी। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, देखो ट्रांसफर हुआ है पर रिलेटिव से नहीं आया, तो फिर क्या ना, क्लबिंग तो होगी नहीं। तो अब जो वाई को जो भी इनकम हो रही थी उस प्रॉपर्टी से, ठीक है, मान लो कि ए की जमीन की वैल्यू थी 12 लाख रुपए। ओके, 12 लाख रुपीज, 12 लाख। ठीक है, और एक्स वाले की थी 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो ओके, तो अब क्या है ना कि अब अपन को इन्होंने क्या किया, टैक्स इवेशन करने की कोशिश करी। इन्होंने कोशिश करी है कि अपन को क्या, टैक्स को इवेट करें, है ना, टैक्स को इवेट करें, मतलब टैक्स की चोरी कर लें जिस तरह से करके। तो इन्होंने टैक्स की चोरी करने की कोशिश करी। ठीक है, तो सरकार ने बोल दिया कि जब भी ऐसा कोई क्रॉस ट्रांसफर होता है, तो मतलब इनकम टैक्स का, ठीक है, फिर क्या है ना कि फिर अपना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस केशव जी मुरारजी करके, है ना।
तो नाम याद रखना है क्या, रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो फिर छोड़ो, इतना कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था कि अगर कोई ऐसा कोई क्रॉस ट्रांसफर होता है, ठीक है, कि मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ है, मैं मेरी दोस्त की वाइफ को कुछ एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरी वाइफ को कुछ एसेट ट्रांसफर कर रहा है, और क्या है ना कि इस केस में अगर लग रहा है कि भैया टैक्स इवेजन करने की कोशिश करी जा रही है, तो फिर क्या है ना कि जो भी सेम अमाउंट है हमारे बीच में, ठीक है, तो हमारे बीच में सेम अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखो दोनों के बीच में सेम अमाउंट कितने का हो रहा है, 10 लाख का। तो क्या है ना कि 10 लाख का, तो क्या है ना कि हम क्या करेंगे कि दोनों का 10 लाख का ही हम मान लेंगे कि आपने क्या है ना 10 लाख रुपीज ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, सेम कंसिडरेशन के लिए। और जो 10 लाख रुपीज पे अगर आप ये बी और वाई अगर कोई इनकम कमाती है ना, तो वो अगर बी कोई इनकम कमाएगी तो ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और वाई कोई इनकम कमाएगी तो एक्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके ठीक है सर, इतना हम समझ गए। ये आपने जो भी रामायण बोली। ओके ठीक है। तो अब अपन है ना ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्चुअल में क्या दे रखा है। ठीक है। ठीक है, इसका हाँ देखो, इसका इलस्ट्रेशन ही देखते हैं अपन, सीधे 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 इलस्ट्रेशन ही देखते हैं। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो भी क्या है ना कि वो की वही रामायण लिखी हुई है। मिस्टर मदन गिफ्टेड ए सम ऑफ रुपीज 6.5 लाख टू हिज ब्रदर वाइफ। ठीक है, ऑन 14/6/2025। अब मिस्टर मदन ने क्या किया, इसके ब्रदर की वाइफ को 6.5 लाख का। तो मिस्टर मदन और मिसिस मदन और हिज ब्रदर गिफ्टेड ए सम ऑफ 5.2 लाख टू मदन्स वाइफ। ठीक है, तो अपन है ना यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि अगर ये मदन है, ठीक है, तो ये मदन की वाइफ होगी इधर, मदन वाइफ। ओके, और अगर इधर ब्रदर है, ठीक है, तो इधर ब्रदर वाइफ होगी। ओके, इधर ब्रदर वाइफ। ठीक है, ये मदन मदन वाइफ, ब्रदर ब्रदर वाइफ। ठीक है, तो मदन ने क्या किया, ब्रदर वाइफ को कितने की एसेट प्रोवाइड करवा दी, 6.5 की, 6.5 की। ठीक है, और ब्रदर ने क्या किया, ब्रदर ने भी अपनी ब्रदर ने मदन की वाइफ को कितने की एसेट प्रोवाइड करवा दी, 5.2 लाख की। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब कॉमन अमाउंट क्या है, तो देखो है ना 5.2 लाख क्या है, किसके, मदन की वाइफ को मिल गया है। ठीक है, और 6.5 लाख ब्रदर की वाइफ को मिल गया है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन अमाउंट कितना होगा, तो 5.2 लाख होगा, विच एवर इज लोअर वाला। ठीक है, तो ये जो 5.2 लाख है, ठीक है, ये जो 5.2 लाख है, जो कॉमन अमाउंट है, इस 5.2 लाख को यूज करके अगर कोई भी अमाउंट ये कमाते हैं, ठीक है, कौन कमाए, चाहे मोहन मदन की वाइफ कमाए, चाहे ब्रदर की वाइफ कमाए। ठीक है, इस 5.2 लाख को यूज करके चाहे मदन की वाइफ कमाए, चाहे ब्रदर की वाइफ कमाए, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो भी अमाउंट ये कमाएंगे, अगर ब्रदर की वाइफ कमाएगी तो ब्रदर के हाथ में टैक्सेबल होगी, और मदन की वाइफ कमाएगी तो मदन के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये गणित है। तो अब देखते हैं, द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स बाय मिसिस मदन एंड वाइफ ऑफ मिस्टर मदन ब्रदर। ठीक है, मतलब मिसिस मदन, ठीक है, मदन वाइफ एंड मिस्टर मदन ब्रदर्स। ठीक है, वाइफ ऑफ मिस्टर मदन ब्रदर। ठीक है, मतलब कितना खतरनाक तरीके से दे रखा ऑन 1 अगस्त। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 1 अगस्त 2025 एट 9% इंटरेस्ट। ठीक है, तो 9% इंटरेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मदन एंड हिज ब्रदर। ठीक है, तो मिस्टर मदन के हैंड्स में और उसके ब्रदर के हैंड्स में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे टैक्स के। ठीक है, तो अगर अपन देखें 12/7 का ट्रांजेक्शन था, 14/6 को इसने दिया, 12/7 को उसने दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों ने क्या किया, 1/8/2025 को इन्होंने जमा करा दिया बैंक के अंदर। तो अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में इनका इंटरेस्ट जो भी होगा, इनका जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो है ना मदन और ब्रदर दोनों के हाथों में क्या होगा, टैक्सेबल होगा, उनके हाथ में क्लब्ड होगा। तो इन द गिवन केस मिस्टर मदर गिफ्टेड 6.5 लाख टू हिज ब्रदर वाइफ। ठीक है, मिस्टर मदन ने क्या किया, अपने ब्रदर की वाइफ को 6.5 लाख गिफ्टेड किया। ठीक है, कब किया, ऑन 14/6। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 14 जून 2025 को। एंड साइमल्टेनियसली
His brother gifted sum of rupees 5.2 lakh to मदन मिस्टर मदन वाइफ ऑन 12 जुलाई 2025। ठीक है, मतलब ये जून में किया और इसने जुलाई ने कर दिया 12 जुलाई को। द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड एट फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स बाय मिस्टर मदन एंड हिज ब्रदर वाइफ। ठीक है, द ट्रांसफर आर इन नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर है क्रॉस नेचर का है। ठीक है, ओके ठीक है सर, हम समझ गए क्रॉस नेचर का है। अकॉर्डिंगली द इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर्ड वुड बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ ड्रीम ट्रांसफरर। ठीक है, जो भी ड्रीम ट्रांसफरर होगा उनके हाथ में असेस करेंगे, बिकॉज द ट्रांसफरर्स आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड फ्रॉम पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। ये ना एक सिंगल ट्रांजेक्शन से कनेक्ट हो रहा है, एंड each ट्रांसफर कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर अदर बाय बीइंग म्यूचुअल और अदरवाइज। ठीक है, तो देखो ऐसा मत करना कि इसके ब्रदर की वाइफ की मदन के हाथ में करो और मदन की वाइफ की ब्रदर के हाथ में करो, ऐसा नहीं करेंगे। मदन के वाइफ की मदन के यहाँ हाथों में टैक्सेबल होगी और ब्रदर के वाइफ की ब्रदर के हाथों में टैक्सेबल होगी, है ना। बस ये करना कि अब जो इनकम कमाएंगे ना तो अपने अपने पतियों के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। देखो इफ टू ट्रांजेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, देखो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो क्या था, इफ टू ट्रांजेक्शन आर इंटरकनेक्टेड एंड आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, अगर कोई दो ट्रांजेक्शन इंटरकनेक्टेड है और एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है, इन सच ए वे दैट इट कैन सेड दैट सर्क्यूटस मेथड्स वाज एडॉप्टेड, एक सर्कल वाला मेथड एडॉप्ट कर रहे हैं टू डिवाइस और इवेट टैक्स एज ए डिवाइस टू इवेट टैक्स, है ना। द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड, अगर टैक्स को हटा चोरी करने के हिसाब से, ठीक है, या फिर टैक्स को बचाने के हिसाब से अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। इट वाज सो हेल्ड बाय एपेक्स कोर्ट, ठीक है, एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इन क्या, ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस केशव जी मुरारजी, CIT वर्सेस केशव जी मुरारजी का जो केस था उसके केस में जजमेंट हुआ था ये। अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग टू मिसिस मदन, जो मिसिस मदन यानी मदन की वाइफ को, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मदन। ठीक है, जो मिसिस मदन को जो भी इनकम होगी इंटरेस्ट की वो उसके पति के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। एंड इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग इन हैंड्स ऑफ हिज ब्रदर वाइफ, ठीक है, और उसके भाई की जो वाइफ को इनकम मिलेगी वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मदन ब्रदर। ठीक है, तो उसके भाई की जो वाइफ को जो भी इनकम होगी इंटरेस्ट की वो उसके उसके हस्बैंड के हाथ में, उसके भाई के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी एज पर सेक्शन 64(1) टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर इट एक्सप्लेन 5.2 लाख। ठीक है, तो 5.2 लाख तक का है ना, मतलब जो भी कॉमन अमाउंट है उस अमाउंट की इनकम को ही अपन को क्या मानना है, ठीक है, मतलब टैक्स इवेजन के लिए मानना है। ओके, दिस इज बिकॉज बोथ मदन एंड हिज ब्रदर आर द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द इनकम टू देयर रेस्पेक्टिव स्पाउसेस। ठीक है, दिस इज बिकॉज बोथ द मदन एंड हिज ब्रदर आर द इनडायरेक्ट, ठीक है, मतलब ये क्या है ना कि डायरेक्ट नहीं हो गए, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गए, ये अपनी वाइफ्स को इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं, indirectly transfer of the income of their respective spouses with the intention to reduce their burden of taxation। ठीक है, अपने taxation का burden हटाने के लिए। However, the interest income earned by spouses 5.2 lakh alone would be included in the hands of Mr. Madan brother and not interest income of entire fixed deposit 6.5 lakh since cross transfer is only extend to 5.2 lakh। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना कि 6.5 लाख पे इंटरेस्ट निकाल के लगा दो उस पर बेचारे ब्रदर के ऊपर। ठीक है, 6.5 लाख का नहीं लगाएंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ 5.2 लाख ही लगाएंगे। ओके, ठीक है, फिर आ जाते हैं कन्वर्सन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, मतलब क्या है ना कि आपने क्या किया था, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपके आपके घर में एक HUF बनी हुई है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि वो प्रॉपर्टी को आपने HUF के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को HUF के अंदर ट्रांसफर कर देते हो तो वेयर एन इंडिविजुअल हु इज मेंबर ऑफ HUF, ठीक है, अगर आप मेंबर हो HUF के और कन्वर्ट एट एनी टाइम, ठीक है, मतलब डेट मत याद रखना, हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी टू ऑफ द HUF, अगर आप HUF की आप खुद की प्रॉपर्टी HUF के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, ऑफ विच ही इज मेंबर, ठीक है, आप उसके मेंबर हो, सच प्रॉपर्टी इनटू ए कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली और अदरवाइज ट्रांसफर सच इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द फैमिली और अदरवाइज फॉर अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब वही कि आपने कंसिडरेशन पूरा नहीं लिया है, ओके, या फिर कंसिडरेशन लिया ही नहीं, आपने सीधे HUF को ट्रांसफर कर दी। द इनकम ऑफ फ्रॉम सच प्रॉपर्टी सेल कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अगर मान लो मैं हूँ और मेरे मेरे ठीक है, मेरे दादा की कोई HUF है, दादा की HUF के अंदर मैं भी, ठीक है, मेंबर हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी पर्सनल, मैंने पैसे कमाए थे और उससे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, मैंने आप HUF के नाम पे कर दी। अगर HUF के नाम पे मैंने कर दी, ठीक है, तो उस केस में आप HUF जो भी इनकम कमा रहा है ना उस प्रॉपर्टी से HUF जो भी इनकम कमा रहा है ना वो इनकम अभी भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, यही लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा, when the converted property has been partitioned either by way of total partition
द इनकम derived from such converted property as received by the spouse on partition will be deemed to be arise। ठीक है, मतलब सेकंड वाले पॉइंट के अंदर मैं बताता हूँ, स्पाउस वाला पॉइंट है। इस केस में क्या होता है, मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे फादर की कोई एचयूएफ चल रही थी, मैंने क्या किया कि एक प्रॉपर्टी लेके मैंने एचयूएफ के अंदर ट्रांसफर कर दी। ओके, क्यों? क्योंकि क्या है ना कि अगर देखो मानो मैं है ना डायरेक्टली मेरी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर करूंगा, ओके, मतलब मेरी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा और अगर वो उससे इनकम करेगी तो वो इनकम मेरे हाथ में क्लब होती है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, मेरे पापा की एचयूएफ के अंदर मैंने पहले प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे पापा की एचयूएफ को दी और एचयूएफ पे क्या किया, पार्टीशन करवा दिया। ठीक है, चाहे पूरा पार्टीशन करवा दो एचयूएफ का, चाहे पार्शियल पार्टीशन, कैसी पार्टीशन करवाऊं, और मैंने क्या किया, वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करवा दी। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कोई केस बनता है, ठीक है, चाहे टोटल पार्टीशन से चाहे पार्शियल पार्टीशन से, अगर एचयूएफ की प्रॉपर्टी अगर वाइफ को मिल जाती है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वाइफ को मिल जाती है तो फिर वाइफ जो उस प्रॉपर्टी से इनकम कमाएगी वो अभी भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। ओके, ठीक है, मतलब ये दो पॉइंट क्लियर है। और फिर क्या लिखा, वेयर इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, it will be excluded from total income of the family or otherwise as the case may be the spouse of the spouse of an individual। ठीक है, मतलब ये कि अगर इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रही है तो फिर सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, फिर क्या है ना कि इतनी देर से अपन इनकम इंक्लूड कर रहे हैं तो इनकम का मतलब लॉस भी होता है। अगर मान लो कि मेरे को सामने वाले को इनकम हो रहा है ना, मेरे हाथ में क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है। ठीक है, तो अगर सामने वाले को लॉस हो रहा है ना, तो अब लॉस भी मेरे को क्या है, मेरे को बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, ठीक है, फिर क्या है ना कि सेक्शन 61 64 का आपने को डिस्टिंक्शन दे रखा था, कोई काम का नहीं है। फिर क्या है, सेक्शन 65 दे रखा है, liability of a person in respect of income included in the income of another person। liability of a person in respect of income included in income of another person। ठीक है, मान लो किसी और की इनकम मेरे हाथों में क्लब्ड कर रहे थे और उस पर्सन की खुद की कोई लाइबिलिटी बन रही थी, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में है ना सीधे सीधे अपन क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर रवि हैज गिफ्टेड हिज ओनली हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। ठीक है, मिस्टर रवि मैंने एक ही हाउस प्रॉपर्टी थी और मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, मिसिस रवि। ठीक है, एंड हिज मैरिड डॉटर। ठीक है, मतलब क्या है ना कि एक तो मैंने मेरी वाइफ को ट्रांसफर करी और मैंने क्या किया, मेरी मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करी, मिसिस दिव्या को। ठीक है, मेरी एक बेटी थी उसको ट्रांसफर कर दी। द असेसिंग ऑफिसर हैज सर्व्ड अ नोटिस ऑफ डिमांड ऑन मिस्टर रवि फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया कि मैं जो मिस्टर रवि था, मेरे को है ना एक पेमेंट ऑफ टैक्स का एक नोटिस दे दिया, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों मतलब मैंने क्या, वो बोलता है कि जो हाउस प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर करी उससे जो भी इनकम हुई है ना उस पर टैक्स दो, यूं करके एक नोटिस सर्व कर दिया मेरे को। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ असेसिंग ऑफिसर एक्शन। ठीक है, तो देखो एक बात तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, जो भी मैंने मेरी वाइफ को ट्रांसफर करी है उस केस में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं डीम्ड ओनर हूँ। ठीक है, लेकिन जो अगर मेरी मैरिड डॉटर है, तो अगर मैरिड डॉटर के केस में तो अपन ने क्या बोला था, ठीक है, तो मेरिड डॉटर के केस में अब मेरिड डॉटर ओनर है ना। अगर मैंने किसी मेरिड डॉटर को दे दिया तो फिर अब मेरिड डॉटर ओनर होती है, और मेरिड डॉटर ओनर होती है तो जो टैक्स का नोटिस है वो भी मेरिड डॉटर को जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि नीचे देखो यही लिखा होगा, एज पर सेक्शन 27 एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर अदरवाइज देन एडुकेट कंसिडरेशन एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस। ठीक है, जब अपन वाइफ की बात कर रहे हैं तब, नॉट बीइंग ट्रांसफर इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट ऑफ लाइफ अपार्ट। ठीक है, मतलब क्या है ना कि अपन ने ट्रांसफर किया है लेकिन जो कि ट्रांसफर नहीं है, और या फिर वो कनेक्शन है कि लिव अपार्ट है या और टू माइनर चाइल्ड। अगर अपन किसी माइनर चाइल्ड को देते हैं, नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, माइनर चाइल्ड में भी मैरिड डॉटर का वर्ड नहीं है ना, शेल बी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं ही डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। ठीक है, तो मिस्टर रवि इन दिस केस वुड बी डीम्ड ओनर, मिस्टर रवि अभी भी डीम्ड ओनर है ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज वाइफ। किस कौन से शेयर्स के लिए, जो कि उसकी वाइफ को ट्रांसफर हुआ। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी, मैंने अपनी वाइफ को भी ट्रांसफर की, मैंने अपनी बेटी को भी, जो मेरी डॉटर थी उसको ट्रांसफर की। ठीक है, तो बोले कि सर एक प्रॉपर्टी आप दो जनों को कैसे ट्रांसफर कर रहे हो? तो देखो ऐसा है ना कि मैंने क्या बोला कि देखो है ना दो माले हैं, मतलब दो माले क्या है ना, दो फ्लोर है। मैंने बोला कि जो भी नीचे वाले फ्लोर का रेंट है ना वाइफ तू रख लेना, और जो ऊपर वाले फ्लोर का रेंट है ना बेटी तू रख लेना। ठीक है, डॉटर ठीक है, मेरी डॉटर को। ठीक है, तो जो वाइफ वाला जो पोर्शन है ना उसका तो डीम्ड ओनर मैं ही कहलाऊंगा, पर जो बेटी वाला जो मेरिड डॉटर वाला जो पोर्शन है ना उसके लिए वो वाली वही ओनर कहलाएगी। ठीक है, इन दिस केस वुड बी डीम्ड ओनर ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज वाइफ मिसिस रवि विदाउट कंसिडरेशन, नॉट फॉर द शेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज मैरिड डॉटर मिसिस दिव्या। ठीक है, मतलब उसकी वाइफ के शेयर्स के लिए तो वही डीम्ड ओनर है, लेकिन उसकी बेटी के शेयर्स के लिए वो अब ओनर नहीं रहा। ठीक है,
Since Mr. Ravi is the deemed owner for the share of house property transferred to his wife without consideration, the income derived from house property to the extent attributable to the share of property transferred to his wife, ठीक है, जिसको उसकी वाइफ को मिली है, विदाउट कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल इन द इन हिज हेड, ठीक है, इन हिज हेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो भी अब है ना उसकी वाइफ को जो भी इनकम होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मिस्टर रवि के हाथ में, और कौन से हेड के अंदर होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के, क्योंकि हाउस दिया था। However, as per section 65, the notice demand can be served on Mr. Ravi for the payment of that portion of tax levied Mr. Ravi attributable to the income derived from the share of house property transferred to Mrs. Ravi and standing in her name. Okay, ठीक है। फिर क्या लिखा, however the income derived from house property attributable to the share transferred to married daughter without consideration, ठीक है, जो भी मैरिड डॉटर के नाम पे जो शेयर है उसके लिए वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। तो मैरिड डॉटर का जो भी शेयर ऑफ इनकम है वो उसका जो टैक्स है वो मैरिड डॉटर ही पे करेगी। सच इनकम वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि, वो उसका मिस्टर रवि से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर रवि विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो मिस्टर रवि अब उसके बेटी के जो भी टैक्स बनता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। द अपोजिट शेयर ऑफ इनकम डॉटर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दस द एक्शन ऑफ एओ इन सर्विंग नोटिस डिमांड टू मिस्टर रवि फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द इंटायर इनकम, पूरी इंटायर इनकम के लिए जो दिया है फ्रॉम द सेड हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड, ठीक है। अगर खाली वो पर्टिकुलर पोर्शन के लिए देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने पूरी इंटायर इनकम के लिए दे दिया, इसलिए क्या हो गया, दिक्कत हो गई है। तो जो कंटेंशन है एओ का वैलिड नहीं है। ओके, तो इसी के साथ में अपन ने पूरा क्या किया, पूरा अपन ने क्लबिंग ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अपन को 1 और 5 मिनट्स लग गए हैं। ओके, फिर अपने पास क्या है ना कि ये 4-5 क्वेश्चन है, ये तो आप करोगे तो हो जाएंगे, और ठीक है, इससे ज़्यादा अपने को क्लबिंग के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे भी क्या है ना कि ये इतना रिलेवेंट लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, कहीं पे एक आध पॉइंट आ जाके एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो फिर ऐसा नहीं हो कि अपना क्या है ना कि सिर्फ अपने क्लबिंग के प्रोविजन नहीं आते तो उस वजह से अपना एमसीक्यू गलत हो जाए। ओके, तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक वगैरह मार देना, शेयर मतलब कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट वमेंट करके बता देना कि अच्छा क्या लगे, नहीं अच्छा लगे लाइक तो नहीं लगे अच्छा तो अनलाइक मार देना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन खत्म करते हैं वीडियो को फालतू अपन लंबा नहीं खींचते हैं। ओके, तो ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, हो जाएगा क्लियर, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, डीटीपी छोटा ही कर देंगे अपन, मतलब छोटा ही हो जाएगा। ओके।